आपका सवाल क्या है कि एमआईएम को अलायंस में नहीं लिया गया कि मुस्लिम्स को पार्टिसिपेशन नहीं दी गई? बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर एक घर में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक गवर्नमेंट जॉब देंगे। वो एक आइडियोलॉजी की तरफ फॉलो नहीं करते, और जो आदमी आज गरीब पिछड़ा इन सब की बात कर रहा है तो उसने क्यों पैसे लेकर भाजपा को सरकार में लाया? बारिश के टाइम पर वो इस तरह से डूब जाता है अंधेरी। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है अंधेरी सबवे भर जाता है, और लाखों करोड़ों रुपए आम आदमी का, टैक्स पेयर्स का हर समय बीएमसी बजट पास करती है, नेता बजट पास करते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। मैं तो उनको पर्सनली कभी ज़िंदगी में ना वोट दूं या किसी को बोलूं वोट देने। प्रोफेशनल आनंदू अजी ने सुसाइड किया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि बचपन से ही आरएसएस ने उन्हें फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। छोटे बच्चों के ऊपर अगर इस तरीके का पीड़ित शोषण होता होगा तो वो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देश को डायरेक्शन दिखाएगी? दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं ज़ीशान साहिब और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो यूथ पॉलिटिक्स से हैं और यूथ पॉलिटिक्स में ये एक बोल्ड और इंस्पायरिंग फेस बन चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर हरगुन सिंह जी की, जो नेशनल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन यूथ पॉलिटिक्स हैं और ये ज़मीनी तौर पर जाकर लोगों के मसाइल को समझते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ बात नहीं करते, लोगों के आसपास जाकर उनके मसाइल को जानते हैं। तो आइए हम इस्तकबाल करते हैं अपने बदलाव एपिसोड में मिस्टर हरगुन सिंह भाई का। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। धन्यवाद जीशान भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा मुझे और मौका दिया आपसे बात करने का। हरगुन भाई, हम आपके बैकग्राउंड के ताल्लुक से जानना चाहेंगे कि पंजाब से लेकर बॉम्बे तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? बेसिकली मैं पंजाब से तो नहीं हूँ, मैं थर्ड जनरेशन मुंबई का हूँ। मेरे दादाजी बहुत छोटी उम्र में बॉम्बे आ चुके थे, और थोड़ा बहुत ताल्लुकात और रिश्तेदारी हमारी देहरादून में है। क्या बात। बट सारी हमारी कर्मभूमि, जन्मभूमि सभी मुंबई रही है। हम धर्म से मैं एक सिख हूँ, पंजाबी हूँ, बट कल्चरली मैं पूरी तरीके से एक महाराष्ट्रियन ही अपने आप को देखता हूँ। और ये मेरे जितने दोस्त हैं, और जब भी मैं नेशनल प्रोग्राम्स को लेकर दिल्ली या कहीं पे ट्रैवल करता हूँ नॉर्थ में, तो जिस तरीके से मेरी हिंदी बोलने का भी तरीका है वो काफ़ी महाराष्ट्रियन बिल्कुल बेल्ट से ताल्लुक रखता है, नॉर्थ से नहीं रखता। राइट। क्योंकि मैं कुछ वीडियो जब आपकी देख रहा था, जब आप लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था, वैसे पंजाबी टोन आ नहीं रहा था उसमें। बस वही है, पंजाब एक बहुत खूबसूरत जगह है, बट मैं तो मुंबई में पैदा हुआ, मेरे पिताजी और मैं सेम ही घर में पैदा हुए। मेरी सबसे बड़ी बुआ का जन्म यहाँ हुआ है, मेरी मम्मी, मेरे नाना सब मुंबई से हैं, तो हम एक मुंबई कर अपने आप को बोलना मैं पसंद करता हूँ। क्या बात है। और आप मुंबई में रहने के बाद पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व हुए? कोई इन्फ्लुएंसर था या फिर घर में कोई ऐसा जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो? नहीं, ज़रूर। मेरे पिताजी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कम से कम 18 से 20 साल अपने जीवन में लोकल लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने में दिया है, और बहुत ही लोकल इश्यूज़ को उठाने में, जनता के मुद्दों को उठाने में, जैसे कि हमारा जो पॉलिटिकल केंद्र है वो अंधेरी वेस्ट है। वहाँ पे एक अंधेरी मार्केट है, अंधेरी स्टेशन है, पीछे एक बहुत बड़ी स्लम है, जू गली कहते हैं हम उसको, डूंगर कहते हैं। तो जू गली के इश्यूज़ हों, स्लम्स के इश्यूज़ हों, बिल्डिंग्स के इश्यूज़ हों, दुकानदारों के, व्यापारियों के, हॉकर्स के, जितने मसले मसाइल एक आम जिंदगी में लोगों को फेस करने पड़ते हैं, वो इश्यूज़ को उठाने का काम मेरे पिताजी ने किया। और हमेशा से एक टॉक ऑफ द टेबल रहा पॉलिटिक्स। बिल्कुल। हालांकि मेरे पिताजी ने जब पॉलिटिक्स करना शुरुआत करी तब कांग्रेस राज्य में भी थी, स्टेट में भी थी, और बहुत सारे कॉरपोरेटर्स हमारे यहाँ हुआ करते थे, तो लोगों के काम कराना शायद थोड़ा आसान वो समय में था। क्या बात है। तो ऑब्वियसली हमेशा एक टॉक ऑफ द टेबल रहा हमारे घर पे, डिनर टेबल डिस्कशन पॉलिटिक्स। इसलिए दूसरे बच्चों
के घर में जैसे पॉलिटिक्स की डिस्कशन नहीं होती, और आई एम लकी कि मेरे घर में पॉलिटिकल डिस्कशन होती थी, तो मैं काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर था बहुत ही यंग एज से। क्या बात कभी मेरे पिताजी ने मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने नहीं कहा, कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया। उन्होंने खुद पिछली बार भी एमएलए का टिकट ट्राई किया, उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस तरीके से फोर्स नहीं किया। लेकिन क्योंकि हमारे घर पर डिस्कशन रहता था हमेशा पॉलिटिक्स का, तो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। मैं कॉलेज में, स्कूल में, तभी थॉट्स आपके कच्चे होते हैं, तभी आपको ऐसा लगता है कि सोशल वर्क ही एक तरीका है लोगों की मदद करने का, या कुछ कॉलेज के एनएसएस कर लेंगे तो उससे ही बदलाव आ जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से प्रोसेस में जुड़ते जाते हैं, उस तरीके से आपके थॉट्स भी और मैच्योर होते हैं और आइडियाज़ को और फ्यूल मिलता है। तो जिस तरीके से आइडियाज़ को फ्यूल मिलते जाता है, उस तरीके से आपका एक डायरेक्शन तय होते जाता है। तो उस तरीके से मैं भी पॉलिटिक्स में एक बार स्टेप रखा, 1 साल तक मीटिंग्स अटेंड करी, फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ, देखा बहुत पॉलिटिक्स में बहुत पॉलिटिक्स है, लेकिन बाद में समझ आया कि अगर पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं होगी तो कौन से और फील्ड में होगी। फिर वापस से यूथ कांग्रेस ज्वाइन करा और उस तरीके से ग्रो करते गए। आपने बताया अंधेरी से। अंधेरी मुंबई का एक एलीट एरिया माना जाता है, उसके बावजूद भी वहाँ इतने मसाइल, इतने समस्याएं हैं। आपको देखा, आप हाईलाइट कर रहे थे कि बारिश के टाइम पर वो इस तरह से डूब जाता है अंधेरी, और वहाँ पर बिल्कुल भी बीएमसी हो या फिर वहाँ के कॉरपोरेटर्स हो, बिल्कुल भी उस चीज़ को, उस इश्यू को उठाते नहीं है। अंधेरी वेस्ट मेरा दिल के करीब है क्योंकि मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, और वहाँ के जो इश्यूज़ है, ग्राउंड के इश्यूज़ है, वहाँ से मैं बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। अंधेरी वेस्ट सुनने में एलीट लगता है क्योंकि बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री का हब है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स वहाँ रहते हैं, जू एरिया भी है। लेकिन असलियत में अंधेरी वेस्ट को देखना है तो अगर मेरी लेंस से देखोगे, अगर मेरी नज़रों से देखेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं अंधेरी वेस्ट के अंदर। और जिस तरीके से सालों सालों का करप्शन रहा है, चाहे वो बीएमसी का हो, गवर्नमेंट के अधिकारियों का हो, कुछ कुछ पॉलिटिशियंस का हो, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो स्टैग्नेशन पे आ गए हैं और उन्हें सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। क्या बात है। पानी का में डूबने के आपने इशू की बात करी, अंधेरी सबवे जो है वो अंधेरी का नहीं, मुंबई का एक सबसे चर्चित टॉपिक है। हर बरसात में आप देखेंगे, या बेमौसम बरसात हो या रेनी सीजन की बरसात हो, उसमें हर समय जब भी थोड़ी सी बारिश होती है अंधेरी सबवे भर जाता है, और लाखों करोड़ों रुपए आम आदमी का, टैक्स पेयर्स का हर समय बीएमसी बजट पास करती है, नेता बजट पास करते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं मिलता। और जब ग्राउंड में जाकर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये एक डिफेक्ट है जो कभी सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सॉल्व नहीं किया जा सकता तो आप पब्लिक को कह दीजिए कि ये कभी ज़िंदगी में सॉल्व नहीं होगा, अंधेरी सबवे को बंद कर दीजिए, और उस पर लोग बीएमसी और टैक्स पेयर्स के जो 100 करोड़ रुपए लगाते हैं आप, वो लगाना बंद कर दीजिए, या तो आप एक डायरेक्शन में हो जाइए। तो वो एक अंधेरी सबवे तो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा जू गली हो, उसमें एसआरए के बहुत इश्यूज़ है। हमारे यहाँ पे अंधेरी मार्केट है, वहाँ पे व्यापारियों के और हॉकर्स के बहुत इश्यूज़ हैं। अंधेरी स्टेशन पर हॉकर्स के बहुत इश्यूज़ हैं। जूगली डोंगर में पानी की समस्या हो, हेल्थ की समस्या हो, बीएमसी स्कूल्स, गवर्नमेंट एजुकेशन की समस्या हो, सैनिटेशन, साफ़ सफाई की समस्या हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले कुछ सालों में लोगों ने करी है, लेकिन हमें एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, नॉन करप्ट तरीके से, एक अंधेरी कर होकर जब भी हम सोचेंगे और हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट को, हमारे आजू बाजू के समाज को अपलिफ्ट करने के तरीके से सोचेंगे, उसी दिन आई थिंक हम अंधेरी की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत समय लगेगा उस चीज़ करने को। हारून जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी बीएमसी का इलेक्शन इतना लेट हो रहा है, तकरीबन कितने साल हो गए? 2022 में ड्यू था इलेक्शन, आज 2025 में हम बैठे हैं और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि शायद 2026 के स्टार्ट में हो जाए। क्यों इतना लेट हो रहा है? इसका 1 पॉइंट रीज़न है, जब सरकार इनकी चेंज हुई 2021 में, जब चेंज आया सरकार के अंदर, तो इन्होंने बीएमसी को एक सिंगल पॉइंट विंडो बना दिया करप्शन का। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, आप शायद घर में इस चीज़ को डिस्कस ना करें, लेकिन असलियत तो यही है कि बीएमसी इज़ अ सिंगल विंडो फॉर करप्शन फॉर द करंट गवर्नमेंट। पहले कैसा होता था कि कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे, अगर आप इलेक्शन करेंगे तो कॉरपोरेटर्स आएंगे, अलग अलग पार्टीज़ के लोगों की उसमें से होगी। अभी आपने वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया है और वो एडमिनिस्ट्रेटर को आपने अपना चमचा बनाकर
किस तरीके से हज़ारों करोड़ों रुपए बीएमसी से लूटे जाएं। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीएमसी का बजट 36,000 करोड़ के भी ऊपर होता है। राइट बहुत से जो देश के स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा सिर्फ हमारी बीएमसी का एक बजट होता है। राइट और उसका कारण है क्योंकि रोड्स हो, सैनिटाइजेशन हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, जो बेसिक नेसेसिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो 70 to 80% हमारे शहर में, बॉम्बे में, अनलाइक एनी अदर सिटी इन द कंट्री, बीएमसी कंट्रोल करती है। राइट तो जिसके पास 36,000 करोड़ रुपए का बजट है और अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसको किस तरीके से लूट पाट कर पर्सनल गेन्स किए जाएं, एक पार्टी या दो पार्टीज का किस तरीके से गेन हो। और शर्माना नहीं चाहिए, भाजपा, शिंदे और अजीत पवार की पार्टीज का किस तरीके से फ़ायदा हो, उसी को लेकर यूज़ करें और इलेक्शन को डिले करते रहें, ताकि इलेक्शन हो जाएगी तो या तो वो पावर से हट जाएंगे बीएमसी में, या तो उनके सामने कोई ऑपोजिशन आ जाएगी। वो दोनों चीज़ों से डरते हैं। पावर से वो हट जाएं उससे तो वो ऑब्वियसली डरते हैं, लेकिन वो ऑपोजिशन से भी डरते हैं, क्योंकि अगर ऑपोजिशन बैठ जाएगी तो वो सवाल पूछेगी कि इस फंड को क्यों यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे ये रूल क्यों किसी बिल्डर को फ़ायदा दिलाने के लिए चेंज कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। और उनकी आज भी कोशिश है, आज भी भाई सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है 31 जनवरी की, आज भी कोशिश है सरकार की कि किस तरीके से बीएमसी के चुनाव और बड़े और कॉरपोरेशंस के चुनाव को डिले किया जाए। लेकिन टैक्स पे करने में ज़रा भी डिले नहीं होता है, आवाम से, सिटीजन से टैक्स पूरा लिया जाता है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है या इन सारे मुद्दे मसाइल या प्रॉब्लम्स की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा ही डिले किया जाता है। तो हार्गुन भाई, क्योंकि आप नेशनल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस है, तो हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? आसान तो नहीं होता। मैं एक पॉलिटिक्स इन जनरल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और आप जब पॉलिटिक्स में काम करने की कोशिश करते हो और आने घुसने की कोशिश करते हैं, तो और अगर आपकी आइडियोलॉजी कोई एक पार्टी से जुड़ती है तो आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं ये पार्टी या इस समुदाय के थ्रू पॉलिटिक्स करूँगा, और आप उसको एक मीडियम चुनते हैं, और उस हिसाब से कांग्रेस मेरा मीडियम है। और ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक जर्नी तय करना एक आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक इंटरनल स्ट्रक्चर, एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जिस तरीके से आप कोई जॉब करते हो, कॉरपोरेट में हो, कोई बिजनेस करते हो, जिस तरीके से आपको आपके पद को, ओहदे को ऊपर लेके जाने को निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी में आपको ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप और एक चीज़ को पकड़कर आप नहीं ये डिसाइड कर सकते कि मैं पॉलिटिक्स में ऊपर आ जाऊंगा या पार्टी में ऊपर आ जाऊंगा। आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको किस एरिया में पॉलिटिक्स करनी है, आपका स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, आपको नेशनल इश्यूज और नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स करनी है, कि आपको नेशनल कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, या आपको किस तरीके से आपके लोकल इश्यूज को और आपके आजू बाजू के समाज का सुधार करना। तो इसी तरीके से मैंने 2014 में कि पहले 2012 में पहले मैंने NSUI से शुरुआत करी थी जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। लेकिन सैडली आगे जाकर मैं बताऊंगा इस पॉडकास्ट में कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इतना स्कोप बचा नहीं मुंबई और महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्शंस नहीं होती। तो मेरे पास काम करने का इतना स्कोप नहीं था। फिर यूथ कांग्रेस की तरफ मैं प्रभावित हुआ, मैंने काफ़ी लीडर्स की रैलीज सुनी यहाँ पे। जो प्रोग्राम्स होते थे मैं कभी कभार जाकर अटेंड करता था, तो मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। मैं एक एडुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने खुद NM कॉलेज से मेरी जूनियर कॉलेज की है, सेम कॉलेज UPG में मैंने मेरा BMS किया है। MBA की तरफ तब मैं जा रहा था, तो तभी मुझे सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए बोला गया, मैंने सोशल मीडिया संभाला। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट की यूथ कांग्रेस की इलेक्शन लड़ी, तो डिस्ट्रिक्ट की यूथ कांग्रेस में मैं GS बना। सेकेंड टाइम मेरे को प्रमोट करके स्टेट में सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर उसके बाद मुझे स्टेट में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अगली बार मैंने स्टेट के जनरल सेक्रेटरी का फिर चुनाव लड़ा, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी चुन कर आया। उसके बाद मुझे मेरा काम देखकर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 8-9 साल के प्रोसेस को मैं 10 मिनट में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। पर मेरे काम को देखकर मुझे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है हमारे कांग्रेस के सिस्टम में, मुंबई यूथ कांग्रेस का। बिल्कुल। वो करते करते फिर मैंने 2022 में कॉरपोरेशन के चुनाव होने थे, तो वो चुनाव हुए नहीं। फिर ऑब्वियसली हम
मेरे वार्ड के और अंधेरी वेस्ट के इश्यूज़ पे हम बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल 2023 से हमने बिल्डअप स्टार्ट किया कि हम किस तरीके से पूरे पैन अंधेरी में रीच करें। राइट फिर उसमें जूहू के एरियाज़ हो गए, नेहरू नगर, विले पार्ले के कुछ पट्टे आते हैं, वहाँ पे भी जाके हमने काम करना स्टार्ट किया और वहाँ के लोकल इश्यूज़ को समझना स्टार्ट किया। 24 में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी एमएलए की, क्या बात किसी कारणवश मुझे वो नहीं मिल पाई, लेकिन पार्टी ने मेरे और लीडरशिप ने मेरे काम को देखते हुए मुझे इंडियन यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी बनाया क्या बात है। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किस तरीके से मैं नेशनल लेवल पर आकर एक तो मुंबई की आवाज़ को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखूंगा और राइट जो भी जवाबदारी मुझे दी जाएगी आगे राइट राइट। उसको फुलफिल करूंगा। और हरगुन भाई आप अभी मतलब पॉलिटिक्स में तो हैं ही और आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ये दोनों चीज़ों को आप लाइफ में कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, मतलब डिफ़िकल्ट है। देखो, आपके एस्पिरेशंस हर आदमी के होते हैं और मैं कभी इस चीज़ से शाय आउट नहीं करता हूँ कि क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हो या सोशल वर्क में हो तो आपको आपके एस्पिरेशंस या आपकी ख्वाहिशों को मार देना चाहिए। आपकी अपनी एक लाइफ है, एक बिल्कुल पर्सनल लाइफ होती है आदमी की। और मुझे जिस तरीके से पॉलिटिक्स का पैशन है, एक चेंज लोगों में एक पॉजिटिव चेंज लाने का पैशन है, मैं कभी भी बहुत नेशनल लेवल की बात करने से हमेशा पब्लिक फोरम पे बात करने से एतराज़ करता हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल की प्रॉब्लम को बात करने डिस्कस करने में विश्वास रखता हूँ जो मैं अभी या आने वाले कुछ समय में सॉल्व कर सकता रिजॉल्व हूँ। कर सकते, राइट। मैं अभी कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मैं कॉरपोरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करके और जो मुझे पता है कि मेरे बस में है, अगर मुझे कॉरपोरेटर नहीं बनाएंगे तो मैं आंदोलन करके जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ मैं उसके ऊपर बात करने में वो रखता हूँ। तो Right. पॉलिटिक्स मेरा जैसे एक पैशन है, वैसे मैंने शुरुआत से मैं एमबीए के बाद अमेज़ॉन कंपनी में मुझे जॉब प्लेसमेंट मिली थी, लेकिन मैंने वो प्लेसमेंट नहीं ली। मुझे स्टार्ट से खुद की एक एंटरप्रेन्योरशिप का शौक है, खुद का काम करने का शौक है, तो मैंने खुद का ब्रांड चालू किया 2017 के अंदर। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और बट अगेन आपको करना है तो आपको करना है, मतलब इट इज़ सुबह की शिफ्ट काम को, शाम की शिफ्ट पॉलिटिक्स को, लोगों को, तो डबल शिफ्ट तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको दोनों चीज़ों में एक्सेल करना है। तो अभी आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो यूथ है हमारी, उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर? 100% बहुत डिसअपॉइंटिंग भी है ये चीज़। और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ की, मतलब मैं बहुत छोटा हूँ ये बात बोलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ की एक टेंशन भी होती है कि जब मैं 16 साल का था, 17 साल का था, मेरे को इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, और कुछ बहुत तो नहीं बट कुछ लोगों के अंदर मैं भी इंटरेक्ट करता था जो लोग सोशल इश्यूज़ पे बात करते थे, नेशनल इश्यूज़ पे बात करते थे, सरकारों के बारे में बात करते थे, सरकार की करप्शन के बारे में बात करते थे। अभी वो ट्रेंड ओवर द इयर्स जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ वो बहुत डिक्लाइनिंग में है, और पिछले स्पेशली 10-11 साल के अंदर तो मैंने देखा है कि एक कॉन्शियस एफर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा लोग यूथ को रील्स और इंस्टाग्राम पे अटका कर रखने का। राइट। किस तरीके से उनको एक कंटेंट फीड करते रहें कंटिन्यूसली, और लोग पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कम करें। पब्लिक जो पॉलिटिशियंस उन्हें बताना चाहते हैं डायरेक्टली वो आउटकम उनके दिमाग में फीड कर दिया जाए, ताकि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस है, वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए। राइट। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, और आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो आपकी पॉलिटिक्स उसी दिन खत्म हो जाती है। क्या बात। और यूथ ऑफ बॉम्बे की अगर मैं बात करूं अगेन प्रॉक्सिमिटी में, तो पहले से ही थोड़ी डिटैच रही है पॉलिटिक्स से। तो बॉम्बे की यूथ को पॉलिटिक्स से नज़दीक लाना के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बच्चों को एक्टिव करना, क्योंकि वही फर्स्ट स्टेप है कि आप एक अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, और तभी ही आपका एक होराइजन खुलता है जब भी आप सोशल इश्यूज देखते हैं और बात करते हैं। तो तभी ही अगर आपके अंदर आवाज़ उठाने की एक क्वालिटी आ जाती है, या एक इंस्टिंक्ट आता है कि आपके आजू बाजू या आपके साथ कुछ गलत अगर हो रहा है, आपके साथ नहीं तो आपके बाजू वाले के साथ अगर गलत हो रहा है, तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, उस पर सवाल पूछना चाहिए। और स्टूडेंट इश्यूज़ होते क्या हैं? हॉस्टल के इश्यूज़ होते हैं, साफ़ सफाई के इश्यूज़ होते हैं, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करने के इश्यूज़ होते हैं, कैंपस अगर फीस ले रही है तो कैंपस वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, उसके इश्यूज़ होते हैं, ये इश्यूज़ होते हैं। तो
आप जब या तो खुद की आवाज़ या तो एक कलेक्टिव ग्रुप की आवाज़ बनते हैं, तो तभी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है। तो वो बहुत कम है बॉम्बे में और मुंबई में, और हमें सबको इस बारे में सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। अभी आपने स्टूडेंट का नाम लिया तो मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा था, गोरेगांव या सैंटा क्रूज का था, कि वो एक स्टूडेंट जा रही थी और बिल्डिंग से कुछ उसके सर पर गिरा और ऑन द स्पॉट आई थिंक वो डेथ हो गया उसका। तो वहाँ के जो लोग हैं क्या सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कि जो प्रॉपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो चीज़ों को प्रॉपर ये करके रखें। वो एक वन ऑफ द इश्यूज हो सकता है, राइट और राइट। मैं पूरा क्लियर भी नहीं हूँ वो इशू को लेकर, बट अगर ऐसा स्टूडेंट है इसलिए उसके ऊपर ऐसा किया गया, वो मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर बीएमसी के रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और ये तो बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। हारून भाई, पिछले कुछ इलेक्शंस में कांग्रेस को काफ़ी सेटबैक देखने को मिला है, तो जो अभी लोग हैं कांग्रेस के अंदर, यूथ पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या कर रहे हैं इस चीज़, मतलब क्या कर रहे हैं इस चीज़ को कवर अप करने के लिए? एज अ एस्पिरेंट and as a person who loves politics and wants to become big in politics and takes the positions of power so that मैं चेंज ला पाऊँ, आपके हिसाब से और जनता के हिसाब से और बहुत से मेरे दोस्तों के हिसाब से जो नॉन पॉलिटिकल है, हमें तो डीमोटिवेट होके घर बैठ जाना चाहिए, राइट क्योंकि राइट। हम तो सेटबैक, इतना सेटबैक मिला है। बट हमारे जो लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, अ, उन्होंने एक प्रण लिया है, और उन्होंने एक चीज़, एक क्लियर विजन है उनकी, कि हमें पॉलिटिक्स को क्लीन करना है। हमें आइडियोलॉजी बेस्ड, लोगों के इश्यूज बेस्ड इस कड़ी में आखिरी जो व्यक्ति है जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा या वो अपनी आवाज़ सुना नहीं पा रहा, उसकी आवाज़ बनकर हमें पॉलिटिक्स करनी है। तो पॉलिटिकल सेटबैक्स आते जाते रहेंगे, इलेक्शंस आप हारेंगे, आप जीतेंगे। आज एक इस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है कि आने वाले कई साल तक भी शायद आपको ट्राई कर रहे हैं ये लोग, वैसे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, नहीं हो। 400 का वादा करके 240 पे अटक गए, क्योंकि हमारा भी मैसेज कहीं ना कहीं और श्री राहुल गांधी जी का मैसेज भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, और ये सब को हाईजैक करके मिलकर एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज़ को दबा के रखा जाए और उनकी आवाज़ को चुप किया जाए। और जब मैं बोलता हूँ या कोई भी ऑपोजिशन का बड़ा लीडर ये बोलता है कि ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि जनता, ऑपोजिशन जो आज की है, स्पेशली राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है, वो क्लियरली जनता के इश्यूज को लेकर बोल रही है। तो ऑपोजिशन की आवाज़ को नहीं दबाया जा रहा है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता की आवाज़ बाहर आएगी तो लोगों को इश्यूज पता चलेंगे, लोगों को इश्यूज पता चलेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, राइट सवाल पूछेंगे, आप जवाब दे नहीं पाओगे, बीजेपी तो जवाब ऑब्वियसली नहीं दे पाती है, राइट राइट राइट। तो आप इलेक्शन हारोगे। इसी तरीके का षड्यंत्र रचाकर इस चीज़ को किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और रिसेंटली अभी हमने देखा है कि राहुल जी ने वोट चोरी सबके सामने लेकर आए हैं, तो क्या अभी अंधेरी में आप लोग ग्रास रूट लेवल पे ये काम कर रहे हैं वोट चोरी को 100% लेकर? आपने देखा होगा, हमने श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बताया कि पूरी एक प्रेजेंटेशन के द्वारा, राइट और फिर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने एक पॉजिटिवली उसको उठाया, उस पर सवाल भी उठाए, क्वेश्चन भी किया, और राइट काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करा, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर कर। राइट राइट। तो उसी कड़ी में हमने भी 4 से 5 स्टॉप वोट चोरी के बूथ्स लगाए वहाँ पे, और हमारा पर बूथ पे यादी प्रिंट करके काम चालू है चेक करने के लिए कि किस तरीके से बोगस वोटर्स ऐड किए जा रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हम उनकी कंप्लेन भी दर्ज करेंगे जल्द से जल्द। 100% अंधेरी वेस्ट में हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सरासर एक इलेक्शन को हाईजैक करने का तरीका है। बिल्कुल तो अगर इसको हमने नहीं रोका तो वो हमारे लिए ही बहुत खराब है। जनता, जो हमारी अंधेरी वेस्ट की जनता है, उनको कभी भी फेयर रिजल्ट मिलेगा नहीं। अगर वो जिस आदमी को चुनकर लाना चाहते हैं, वो कभी वो सही आदमी को चुनकर नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अर्जुन भाई, आपने कोविड रिलीफ में काफ़ी कुछ काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस जो आपके सामने आया हो और मेमोरेबल हो, तो वो ज़रूर आप बताएं। ब्रदर, मैं आपको ये बोलूँगा, ये अगर आप इमोशनल नहीं हो ना, तो आप कोविड में बाहर निकल कर काम वैसे भी नहीं करोगे। राइट तो वो जो मैंने तो स्क्रीन पे पहले जो स्टार्टिंग के 7-8-10 दिन में देखा, जो अफरा तफरी आजू बाजू मच रही थी,
और ऑब्वियसली सोशल आदमी होने की वजह से हमें हमारे एरिया में भी पता चल रहा था, और बहुत सी हमारे जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसके बाजू में कंस्ट्रक्शन साइट थी, उसमें लोग अटके हुए थे। तो ज़्यादा दूर क्यों जाना, पहले तो अपने आजू बाजू के लोगों की मदद की जाए ना। बिल्कुल। तो उनकी हालत देखकर, इंसिडेंसेस सुनकर वैसे ही बहुत अजीब महसूस होता था कि आप पूरा दिन घर में बैठे हो, आप सिक्योर्ड हो और लोग हैं जो रोड पर घूम रहे हैं। तो बहुत काम किया भाई हमने फर्स्ट सबसे बेसिक खाना बनाने से लेकर पहुंचवाना, फिर गुरुद्वारों की मदद लेना और बल्क में खाना बनवाना और पहुंचाना। फिर उसके बाद हमने मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से एक कोविड हेल्पलाइन नंबर निकाला, उसमें हमें हॉस्पिटल बेड्स की प्रॉब्लम्स, वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम्स आना चालू हुई। फिर जो फेज़ आया आगे जैसे जैसे कोविड का फेज़ आगे बढ़ता गया, रेमडेसिविर की प्रॉब्लम आना चालू हुई। फिर जब मास फैल गया कोविड, तो बीएमसी के जो बड़े बड़े सेंटर्स थे कोविड में, उसमें बेड मिलना, एम्बुलेंस की अरेंजमेंट करना लोगों के लिए। कोविड डिटेक्ट हो गया है, सब घर के परिवार के लोग डर रहे हैं, एम्बुलेंस अरेंज करना, पीपीई किट प्रोवाइड करना, 3 स्टाफ भेजना वहाँ पे, उनको पीपीई किट में नीचे बुजुर्ग को लेकर जाकर उनको हॉस्पिटल पहुँचाना। फिर सेकेंड फेज़ के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो ऑक्सीजन के बाटले सोर्स करना, क्योंकि इलीगली ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स है वो सोर्स किए जा रहे थे। मुझे याद है अंधेरी पैरामीटर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं एक टेम्पो हायर करके गाड़ी लेकर मेरी थाने, वाशी, नवी मुंबई, वहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज को पर्सनली जाके कांटेक्ट करता था, और वहीं पे जाके एक रेट सेट करके हम लोग जितना स्टॉक उठा सकते थे उठाते थे और लोगों को सप्लाई करते थे। बट अगर एक दिल से बहुत इमोशनल और पर्सनल मोमेंट आप बोलोगे तो मेरे दादाजी ने अपनी लाइफ खो दी कोविड में। उनको कोविड डिटेक्ट हुआ, मैं और मेरे पिताजी हम अपने हाथों से उनको उठाकर हॉस्पिटल लेके गए और उनको कोविड वाले वार्ड में शिफ्ट किया। हालांकि उनका कोविड ठीक हो गया और उनको नॉर्मल आईसीयू वार्ड में आया, तो हम उनको मिल पाए बाद में, लेकिन उनकी हालत इतनी डिटोरिएट हो चुकी थी कि फिर हम उन्हें बचा नहीं पाए। तो वो काफ़ी इमोशनल था मेरे लिए। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर क्राइसिस है, तो क्या गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों फेल हो रहे हैं? यूथ एम्प्लॉयमेंट 100% एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये 1.5 करोड़ नौकरियों का वादा देकर या जुमला देकर ही सरकार में आई थी। बिल्कुल। आज ये नौकरियां नहीं तो दे नहीं पा रहे, उल्टा जो एग्जिस्टिंग नौकरियां उसमें भी बहाली कर रहे हैं, मींस रिटेंशन कर रहे हैं, उसमें निकाल रहे हैं लोगों को। तो और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन द कंट्री, बिकॉज हर एक देश का एक वो समय आता है जिसमें उनकी यूथ पॉपुलेशन मींस इज मोर देन दी ओल्डर पॉपुलेशन। राइट। तो अगर आप ये समय में यूथ को अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो आपकी अर्निंग पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाती है, और वही फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी देश के को डेवलप नेशन बनने में। Right. हम उस पीरियड से जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट तो छोड़िए, जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं वो भी ख़त्म की जा रही हैं। राइट। सरकार का पैसा फालतू चीज़ों पे बर्बाद किया जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है, और 100% सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल है। दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मैं तो काफ़ी ट्रैवल किया हूँ और कहीं पे भी ये लोग सरकार पॉसिबल नहीं है। कुछ जगहों पे जहाँ ऑपोजिशन की आपने बात की, ऑपोजिशन को आप सरकार में लाओगे तो वो एक्शन लेगी ना। राइट। आज तो पावर और जो मिनिस्ट्रीज है और जो फंड्स है वो तो सरकार के हाथ में। Right. और वो उन चीज़ों को यूटिलाइज करके नई पॉलिसीज बनाकर देश में एम्प्लॉयमेंट पैदा करते हैं। आज हम 70 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट पे एट द हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं, तो मतलब कौन से डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। Right. और ये सब चीज़ों के ऊपर हमें बात तो ज़रूर करनी चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि वोट करने जब भी हम जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, एनी रिलीजन, कास्ट, कोई भी कास्ट से आते हो, आपको एम्प्लॉयमेंट को एक मुद्दा बनाना चाहिए वोट करने के पहले, स्पेशली यूथ को। राइट। बहुत सही कहा आपने। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर एक घर में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक गवर्नमेंट जॉब देंगे। लेकिन अगर सरकार बनती है तो आप देखिए बिहार में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ घर हैं, लेकिन उतनी नौकरी नहीं है। तो क्या तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो झूठा वादा कर रहे हैं? यादव पिछली बार भी
महागठबंधन में चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, और जब भी वो चुनाव जीते थे उन्होंने उनको जितना समय मिला, एग्जैक्टली नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर्स मुझे मालूम नहीं है, नीतीश जी जब छोड़ के बीजेपी के साथ गए उसके पहले उन्होंने वो चीज़ को प्रूव किया। उन्होंने जॉब्स भी दिलाई, उन्होंने जो जो वादे उस समय में किए थे उसके ऊपर वो 100% पॉजिटिव काम भी कर रहे थे, और उन्होंने कुछ जॉब्स जनरेट करके भी दिखाई। और एक यंग आदमी है और एक प्रॉमिस कर रहा है, तो कुछ स्टडी के साथ ही कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अगर तेजस्वी यादव को पावर में लाया जाएगा, सीएम के तौर पे वो चुनकर आएंगे, कांग्रेस पार्टी भी पावर में रहेगी, साथ में हमारी भी पार्टी के मंत्री बनेंगे, तो 100% एक पॉजिटिव चेंज मेरे को लगता है बिहार में आना ही चाहिए। क्योंकि मैं बिहार खुद, जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी राहुल जी की, तो मैं खुद बिहार में ट्रैवल किया हूँ 10 से 11 दिन, और बहुत बहुत ही ख़राब हालत है उस स्टेट की। तो 100% एक तेजस्वी यादव जैसा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने वाला आदमी की वहाँ को यूथ को 100% ज़रूरत है। लेकिन हार्गुन भाई, जहाँ तक मैंने देखा है अभी जो महागठबंधन है बिहार के अंदर, इंडिया अलायंस का, तो अभी जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि जो कुर्मी समाज है 2%, माझी समाज है 3%, सैनी है 4%, राजभर थोड़ा बहुत है, और जो तेजस्वी भैया हैं वो 7%। तो लेकिन जो MIM है 17 से 18%, उनको इंडिया गठबंधन, इंडिया MIM के अलायंस में, मुस्लिम कम्युनिटी, जी मुस्लिम कम्युनिटी, जी, तो जो MIM की सरकार है, AIMIM असदुद्दीन अवैसी की, उनको इंडिया अलायंस में क्यों नहीं लिया गया? नहीं, आपका सवाल क्या है कि MIM को अलायंस में नहीं लिया गया कि मुस्लिम्स को पार्टिसिपेशन नहीं दी गई? व्हाट इज द क्वेश्चन? MIM को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, MIM बहुत सी जो जो आपने कास्ट का नाम लिया, हाँ। उनको रिप्रेजेंट करने वाली और भी पार्टियां हैं, और वो NDA के साथ भी है और कुछ कुछ महागठबंधन के साथ भी है। जो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस और RJD के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके वो महागठबंधन के अंदर है, CP लेफ्ट पार्टीज भी है। तो MIM जिस तरीके से बीजेपी एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स करता है, MIM भी एक कट्टर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है। तो और वो सेक्युलर आइडियोलॉजी को बिलीव नहीं करते। इस पे हमारा कांग्रेस का स्टैंड 100% क्लियर है, इसीलिए द बिगेस्ट रीज़न कि उनको महागठबंधन के अंदर नहीं लिया गया, शामिल नहीं किया गया। और रही बात मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर CM फेस और DCM फेस अनाउंस किया गया, उसमें क्लियरली अनाउंस किया गया कि और भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और उसमें हर समाज को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और अभी जो जिस तरह से जन स्वराज बिहार के अंदर एक्टिव काम, मतलब एक्टिवली जा रहा है, जहाँ भी आपको लगता है कि अगर जन स्वराज आता है बिहार में तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं? वो मेहनत कर रहे हैं और उनका एक नैरेटिव है, और अगर जनता उनको चुनकर देगी तो 100%, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को। बट प्रशांत किशोर जी का जो बैकग्राउंड और पास्ट रहा है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। वो एक आइडियोलॉजी की तरफ फॉलो नहीं करते, और जो आदमी आज गरीब पिछड़ा इन सब की बात कर रहा है, तो उसने क्यों पैसे लेकर भाजपा को सरकार में लाया, क्यों पैसे लेकर बहुत से अदर स्टेट्स में दूसरी पार्टीज को सपोर्ट किया? 100%। तो इसलिए मैं तो उनको पर्सनली कभी ज़िंदगी में ना वोट दूं या किसी को बोलूं वोट देने, बट उनका कुछ नैरेटिव है तो शायद कुछ कर रहे होंगे। आपने नोटिस किया है कि जो मुंबई की यूथ है वो अपने आप में थोड़ा मगन रहती है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर, अल्कोहल को लेकर, तो आपने कभी इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई या फिर कोई एक्शन लिया हो? ड्रग्स ऑब्वियसली एक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज है मुंबई के अंदर, और हमारे यहाँ पे अंधेरी वेस्ट में एक बहुत बड़ा इशू है ड्रग्स का। और ये मेनेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश में यूथ में फैलते जा रही है, और हमें 100% इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जितना हमारा गवर्नेंस, जो हमारी सरकार स्ट्रिक्ट होगी, उतनी हमारी मुंबई पुलिस स्ट्रिक्ट होगी। जितना उनको फ्री हैंड दिया जाएगा ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको कंट्रोल करने को लेकर, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम होगा। लेकिन 100% जो लोग इलीगल चीज़ें जो भी करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन्हें इस चीज़ से, ड्रग से बचाना जाना चाहिए 100%। बिल्कुल। हार्गुन भाई, यूथ लीडरशिप और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? समझा नहीं मैं। यूथ लीडरशिप और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स।
ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो होती है उसमें कैसा होता है कि एक आदमी काफ़ी लंबा समय सफ़र तय करके और वो पावर पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा रहता है। Right, इलेक्शन right. किस तरीके से जीता जाए, हम्म। इलेक्शन किस तरीके से हराया जाए, किस तरीके से पावर को रिटेन करा जाए। और कहीं ना कहीं हमारे देश के सिस्टम में जो सब नहीं कहूँगा बट पुराने पॉलिटिशियंस बहुत से का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि किस तरीके से वो अपनी कुर्सी बचा पाएँ। तो राइट राइट राइट। यूथ जो लीडरशिप होती है वो एक, आप यंग होते हो, आपके अंदर जज्बा है, एनर्जी है, आप सोशल इश्यूज को उठा सकते हो, जनता की आवाज़ बन सकते हो। Right. फिर वो छोटे से छोटा इशू हो, हम्म। शायद वो आपके 10 दोस्तों का इशू हो, या शायद आपकी बिल्डिंग का इशू हो, आपकी कॉलोनी का इशू हो, 10 घरों का इशू हो, कॉलेज का इशू हो। आप यूथ और आप यंग हो, जब आप बात करते हो तो आपकी बात सही तरीके से अगर आप प्लेस करोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर सकते हो। और या यूथ जो होता है वो पावर से करप्टेड नहीं होता है, मुझे Right. ऐसा लगता है। Right. और सही दिशा में अगर यूथ लीडरशिप को ग्रूम किया जाए तो एक बहुत अच्छी लीडरशिप देश को मिल सकती है आने वाले समय राइट में। राइट राइट राइट। और अगर हम पहले की तरह मतलब पिछले कुछ सालों में जाए, 2015 16 17 में जाए, तो उस टाइम पे राहुल गांधी जी को आउट ऑफ टच कहा जाता था या हाँ। मीडिया बताती थी, लेकिन आज के टाइम पर आप उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पहले भी वो जो भी कहा जाता था वो भी मीडिया नैरेटिव था, और आज भी मीडिया हमारी है कहाँ, जनता की मीडिया थोड़ी है। मीडिया तो एक पार्टी को बिलोंग करती है। राइट राइट राइट। मीडिया का काम होता है कि जो सच है उसे बताना, जो इंसिडेंट हुआ है उसे रिपोर्ट करना, या इन्वेस्टिगेटिव पॉलिटिक्स करना, एक चीज़ के पीछे का सच जानने की खोजबीन करना। राइट राइट। वो मीडिया तो ख़त्म हो चुकी है, और जो बचे कुचे थे उनको खरीद वरीद के केस वेस लगा के उनको डरा के बिठा दिया जाता है। तो मीडिया एक नैरेटिव बनाया 2012 से 11-13 से राहुल जी के इर्द गिर्द, और वो बहुत ही नेगेटिव एक इमेज बना के देने की कोशिश की गई। लेकिन तभी भी राहुल जी 100% एक्सेसिबल थे। ही वॉज ट्रू टू हिज विजन, ही वॉज ट्रू टू हिज प्रिंसिपल्स। उनके जो सोच है, उनके विचार है, वो पिछले सालों में चेंज तो बिल्कुल नहीं हुए, उल्टा और स्ट्रांग हुए हैं। और आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो इन फ्यूचर महाराष्ट्र के अंदर सस्टेनेबल है? महाविकास आघाड़ी की करंटली गवर्नमेंट नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक अलायंस है, अलायंस है। राइट ऐसी ताकत से लड़ने के लिए जो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है। राइट राइट राइट। और उस ताकत से लड़ने के लिए आपको लाइक माइंडेड वॉइसेस को साथ में रहने की ज़रूरत है। और एक अलायंस बनाया गया जिसके अंदर अलग अलग पार्टी के लोग जुड़े गए, और वो लोकसभा में काफ़ी सुपर सक्सेसफुल साबित हुआ। लेकिन कुछ कारणवश विधानसभा के चुनाव में इतनी सक्सेस हासिल नहीं हुई। लेकिन आज के दिन जब भी हम बात कर रहे हैं तो महाविकास आघाड़ी ही है जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आज भी आज़ाद मैदान के बाहर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। राइट राइट। शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, सब पार्टीज मिलकर बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनाई जाए उसके ऊपर काम कर रही है। और आने वाले समय में अलायंस तो ज़रूरी नहीं है कि अलायंस वही होता है जिसमें आप साथ में मिलकर सीट शेयरिंग कर कर एक वो करते हैं। एक कॉमन इशू को एक्सेप्ट करना कि ये जनता का इशू है और उस पर मिलकर एक आवाज़ उठाना भी एक अलायंस होता है। राइट राइट। और हमारा अलायंस जो है महाविकास आघाड़ी का, वो बीजेपी के खिलाफ है, और वो फोर्सेस के खिलाफ है जो समाज को डिवाइड करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ना कि लोगों की आवाज़ बनकर एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। हारून भाई, आपको क्यों लगता है कि यूथ को एज अ कॉरपोरेटर पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए? देखो, यूथ को पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए सबसे पहला। Right, तो एक मैं ये कहना चाहूँगा, हम्म। जो भी यूथ पॉलिटिक्स में आए हैं पिछले कुछ समय से, और जो कुछ नए भी आ रहे हैं, 100% कॉरपोरेशन के इलेक्शन को उन्हें बहुत नज़दीक से देखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। क्योंकि कॉरपोरेटर ही एक ऐसा आदमी होता है जो एक छोटे समूह को रिप्रेजेंट करता है, एक छोटे वार्ड को रिप्रेजेंट करता है, और एक मैन टू मैन टच रख सकता है वो लोगों से, और डे टू डे एक आदमी की ज़िंदगी में क्या समस्याएं हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। गलियों की क्या समस्या है, बिल्डिंगों की क्या समस्या है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और टाइमली बेसिस पे उसको सॉल्व कर सकता है। राइट राइट। मुंबई में तो चलो हमारा विधानसभा असेंबली भी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन वार्ड तो काफ़ी छोटा होता है, और एक वार्ड के अंदर अगर आप लोगों की समस्याओं को समझ के उसको सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे तो आगे फिर आप बढ़ के बड़े चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप में थोड़ी भी सोशल वर्क करने की इच्छा है तो आई थिंक कॉरपोरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप।
वेर यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक पॉलिसी बनती है, किस तरीके से वो लोगों में इम्प्लीमेंट की जाती है और किस तरीके से वो लोगों में पॉजिटिव एक बदलाव आता है। राइट और आप आपके सजेशंस रख सकते हो। राइट एक बड़ी कॉरपोरेशन के अंदर, लकीली हम बॉम्बे के अंदर है, तो एक बड़ी कॉरपोरेशन जिसके पास बहुत फंड्स है, बहुत funds उसमें है। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज पिच कर सकते हो आपके एरिया के लिए, राइट तो पहले तो आपके एरिया में आप लोगों की ज़िंदगी बदलते हो और उस मॉडल को कॉपी करके फिर आप पूरे बॉम्बे के लोगों के अंदर भी वो चीज़ का बदलाव कर सकते हो। बदलाव तो कर हेंस पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना, लोगों की समस्याओं को अंडरस्टैंड करना, ये ग्रास रूट लेवल पे बीएमसी से ही होता है। तो इसलिए हर एक यूथ को जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड है या सोशल वर्क में इंटरेस्टेड है, उसे कॉर्पोरेटर का चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपने बताया कि यूथ जो है वो पावर है हर कंट्री का। हाँ, तो आप देखें, भगत सिंह जो है हर यूथ का एक नेशनल आइकॉन है। 100%। रिसेंटली अभी एमपी इमरान मसूद ने जो बयान दिया, हमास और भगत सिंह को कंपेयर कर दिया, इसकी वजह से काफ़ी बैकलैश देखने को मिला। आप पर्सनली क्या इंस्टेंस रखते हैं इस पर? उनका कोई एक पर्सनल कुछ एक एनालॉजी होगी, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। इट इज़ अप टू द पीपल टू टेक इट, एंड इफ ही हैज सेड समथिंग इट इज़ अप टू हिम कि उन्होंने क्या, क्योंकि मैंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि जो हमास है वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है और जो भगत सिंह थे वो भी अपनी ज़मीन के लिए ही लड़ रहे थे। भगत सिंह जी की जो आइडियोलॉजी है, वो जब आप भगत सिंह जी को थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगी। जी। भगत सिंह की लड़ाई बहुत अलग अलग लेवल्स पे लड़ाई गई, और जो गाज़ा की और जो पैलेस्टीन की लड़ाई है, वो मेरे लिए बहुत एक इमोशनल इशू है। तो कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई या नॉन जस्टिफाई करने में, मेरे स्टांस को मैं कहीं उल्टा सीधा रिप्रेजेंट कर जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहूँगा। मेरा हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि जो भी गाज़ा के अंदर और पैलेस्टाइन में हो रहा है, आज से नहीं कई वर्षों से हो रहा है। आज तो सोशल मीडिया की वजह से शायद ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जी। लेकिन कई वर्षों से जो एट्रोसिटीज़ राइट वहाँ पे की जा रही है इजराइल के द्वारा, उसका सख्त विरोध हम करते हैं। और Right. मेरी पॉलिटिक्स का एक ही उसूल है कि इस तरीके की एट्रोसिटीज़ से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप सिर्फ समाज में एक हार्शता और एक नफरत ही पैदा कर सकते हो, और इसका जवाब आपको कुदरत ही वापस से देगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम पिछले 11 साल में जो मोदी गवर्नमेंट है उसके काम को अगर आप एक वर्ड में कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? झूठ। कंप्लीटली झूठ। पूरा झूठ है, एक फेक नैरेटिव है, एक फेक तरीके से बिल्ड की हुई इमेज है, एक फेक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। और अभी तो राहुल जी ने बताया कि वोट्स भी फेक हैं। तो झूठ के बुनियाद पे टिकी हुई ये सरकार है, और मुझे विश्वास है कि ये बबल जो है झूठ का, वो जल्दी टूटेगा। और रिलीजियस और पॉलिटिक्स के मिक्सचर ने इंडिया को कितना बदला है? बहुत बदला है मेरे हिसाब से। तो मतलब ये जो 2014 से जो ये पॉलिटिक्स प्रखर रूप से आई है, वैसे तो ये पॉलिटिक्स की रिलीजन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया सिंस मैनी ईयर्स, बट बीजेपी का जब से इंसेप्शन हुआ और जिस तरीके से आरएसएस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरुआत की आरएसएस ने, तब से मुझे ऐसा लगता है कि लेट 70s और 80s से जब से इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स करना स्टार्ट किया, तब से बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। बहुत सालों तक ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन 2014 में जब से इनको सरकार मिली है, और सरप्राइजिंगली वही दौर था जब सोशल मीडिया का भी अपराइज हुआ है, तो किस तरीके से एक गलत चीज़ को सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली अ प्लेस वेयर आप जो काम करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम है। इट इज़ नॉट अ चैनल और प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड नेगेटिविटी। राइट। और सिर्फ पॉलिटिक्स हो या रिलीजन का जहर की बात नहीं है, बहुत से और जहर सोशल मीडिया के थ्रू फैलाए जाते हैं, और बहुत से ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट सोशल मीडिया के होते हैं बच्चों के ऊपर, अडल्ट्स के ऊपर। मैं तो बुजुर्गों में भी आप देख रहे होंगे डिफरेंट आर्टिकल्स। तो किस तरीके से वो गलत चीज़ों को सोशल मीडिया की यूज़ करके रिलीजन मिक्स कर दिया गया है, और एक अच्छे समाज को, हमारा जो एक सर्वधर्म भाव वाला जो हमारा समाज है, उसको किस तरीके से तोड़कर तोड़ा गया एक हमारी गंगा जमुनी तहजीब को तोड़कर जी।
एक समुदाय के को बता कर कि किस तरीके से उनके साथ सालों से गलत किया जा रहा है, या फेक नैरेटिव, फेक इंसिडेंसेस क्रिएट की जाते हैं कि ये धर्म के इंसान ने ये धर्म के इंसान को ऐसा बोला, ये तरीके का लव एंगल हो रहा है, और अजीब अजीब तरीके के नैरेटिव जो एक सामान्य इंसान जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है उसको देख के ही समझ आ जाएगा कि ये झूठ है। लेकिन लोग अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, उन्हें जो दिखाया जाता है, एक चीज़ को अगर आप 21 बार बताओगे तो झूठ को भी, तो वो सच लगना शुरुआत हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे लोगों को न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, स्पीचेस के द्वारा इस तरीके से बॉम्बार्ड किया जा रहा है कि यही सच है। तो लोग एक तरीके की रिलीजियस पॉलिटिक्स को सच मानना चालू कर गए हैं, और ये देश, हमारे देश के लिए को प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रिलीजियस पॉलिटिक्स से बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो मैं आज एक ऑफ थोड़ा सा जाके आपको 1 मिनट लेकर ये बात समझाना चाहूँगा, और ये 100% मैं बहुत इस चीज़ में खुद बिलीव करता हूँ कि जब भी दो धर्म आपस में लड़ते रहते हैं तो आपको दो धर्मों के बारे में वो न्यूज़ दिखाई जाती है और एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं। तो आपका जो डिबेट का पॉइंट होता है कि ये धर्म ने ऐसा किया, इस आदमी ने ऐसा किया, उस समुदाय ने ऐसा किया, वहाँ पे धर्म को रिलेटेड ये बात हुई, तो आप एक धर्म की डिबेट में लग जाते हैं। और जब आप धर्म की डिबेट में लग जाते हैं तो आपके घर में समय में पानी क्यों नहीं आ रहा, आपने कितने पैसे टैक्स दिए, कितने हजार करोड़ रोड्स में इन्वेस्ट हो गए, फिर भी आपको सही रोड नहीं मिल रही है, आपके बच्चों को समय पे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, आपको सही इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मिल रहा है, किस तरीके से स्लम में रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये सब टॉपिक आप भूल जाते हो और आप एक धर्म की लड़ाई में लगे रहते हो। तो आज के यूथ को मेरा यही हमेशा एक डिबेट रहता है कि आपको धर्म की पॉलिटिक्स या जो आपको सुनाया जाता है उससे बाहर निकलकर जो असली रीजन से आपने किसी सरकार को चुन के भेजा है उनसे वो सवाल पूछने चाहिए। राइट। अगर आप जॉब गोइंग हो, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आप जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या आपके पास इनफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ऑफिस पहुंचने के लिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आप जिस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे गड्ढे कब खत्म होंगे। 36,000 करोड़ का अगर बीएमसी का बजट है, उसमें से 3,000 करोड़ अगर रोड्स पे स्पेंड करती है बीएमसी, तो आप समय पे ऑफिस क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो। आप 2 घंटे लोकल ट्रेन स्टेशन पे वेट करके लटकती हुई ट्रेन में क्यों ट्रैवल करके घर पहुंच रहे हो। क्यों आपको आपके एरिया के अंदर जब आप घर आ जाते हो आपके बच्चों के लिए अच्छे पार्क्स नहीं है या पब्लिक स्पेसेस नहीं है उनको लेकर जाने के लिए, ताकि वो खेल पाएँ, कूद पाएँ, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर पाएँ। तो ये सवाल आपको पूछने चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति हैं जिनके बच्चों की उम्र अभी जॉब करने की है, तो आपके बच्चों को क्यों जॉब नहीं मिल रही, क्यों सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही। आप अगर कुछ बीमारी है आपको, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जाके हालत देखते हैं तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, दोनों को ही इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए। रोड का गड्ढा जो है वो उसके से जो मौत होती है वो ये देखकर नहीं होती है कि आप हिंदू या मुसलमान हैं। राइट, ठीक है। तो आपको ये सवाल पूछने चाहिए, ना कि धर्म रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और साथ ही साथ आपने बीच में आरएसएस का नाम लिया, तो मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली केरला में जो आईटी प्रोफेशनल आनंदू अजी ने सुसाइड किया, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि बचपन से ही आरएसएस ने उन्हें फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। तो अगर ये सच है तो सवाल उठता है आरएसएस के संगठनों पर और चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसीज़ पर, ये क्या कर रही हैं? सर मैं तो आरएसएस का 100% क्रिटिक रहा हूँ स्टार्ट से, और वो आइडियोलॉजी मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मैं एक सेक्युलर आइडियोलॉजी में मानने वाला एक इंसान भी हूँ और एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन हूँ। आनंदू के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक दुख देने वाली, और आप जब वो इंसिडेंट को पढ़ोगे या स्टोरी को उसकी पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो उसने अपने लेटर में लिखा जाने से पहले, वो आरएसएस की असलियत को बाहर दिखाता है। बिल्कुल, किस तरीके से आरएसएस एक गंदी आइडियोलॉजी और एक को फॉलो करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, और किस तरीके से ये समाज में जहर फैला रहे हैं। और छोटे बच्चों के ऊपर अगर इस तरीके का पीड़ित शोषण होता होगा तो वो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देश को डायरेक्शन दिखाएगी। आप खुद बताओ, ये मेरा सवाल है। बचपन से ही ट्रॉमेटाइज हो जाएगा वो। और किस तरीके से आप
सेक्सुअली अब्यूज़ कर सकते हो किसी को एक देश सेवा की बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक बहुत ही डार्क साइड ऑफ आरएसएस ये दिखाता है, और यूथ कांग्रेस ने तो इसका पूरे देश में बहुत विरोध किया। ज़्यादातर स्टेट्स में हमने पुतला फूंक के आरएसएस के हेडक्वार्टर्स के बाहर इसका विरोध प्रदर्शन किया, और ये कहीं ना कहीं हमारी चाइल्ड पॉलिसीज़ और राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल द सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर क्या खामियां हैं वो भी एक सवाल उजागर करता है, और किस तरीके से उसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। बीजेपी किस तरीके से अपने ही एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे इस तरीके को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आम पब्लिक के अंदर ये सब इंसिडेंट्स को कैसे कंट्रोल करेगी। राइट, बिल्कुल सही है। और रिसेंटली अभी हमने देखा कि जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि जो इटली की वेनिस सिटी है रिवर जैसी, वो रिवर नहीं है, वो नाला है। तो आप इस पे क्या ख्याल रखते हैं? रेखा गुप्ता जी के बारे में मेरे को नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक क्या सोचती हैं और क्या सोचकर बीजेपी ने उनको सीएम बनाया। मुझे तो लगता है कि वो कॉर्पोरेटर बनने लायक भी नहीं है। वो एक कठपुतली बिठाई गई है जिसके पास कोई स्किल और कोई टैलेंट नहीं है एक स्टेट का सीएम बनने का, और दिल्ली जैसे स्टेट का जो कि हमारा एक फेस है पूरे विश्व को, हमारा कैपिटल है वो। तो शी इज़ अ होपलेस कैरेक्टर आई फील। आपको नहीं लगता है कि दिल्ली ने खुद अपना माथा अपने हाथ से ही फोड़ लिया है? दिल्ली ने बीजेपी को चुन के दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली ने ये नहीं बोला कि एक इडियोटिक अनएडुकेटेड पर्सन को आप सीएम बना दो। राइट। वो तो भाजपा को देखने की ज़रूरत है, और इसमें भाजपा, हम सोच रहे हैं कि भाजपा ने ऐसे क्यों बनाया, लेकिन उन्होंने तो सोच समझ कर एक ऐसे आदमी को सीएम बनाया। बिल्कुल। उनको चाहिए कि ऐसे लोग सीएम बने रहे, ऐसे लोग मिनिस्टर बने रहे जो रंगा बिल्ला जी हैं उनके कठपुतलियों पे नाचे। राइट। बहुत सही कहा आपने। हमने हाल ही में देखा कि पंजाब में बाढ़ आई थी। हाँ। पिछले 40 वर्षों में पहली बार इतनी भयंकर बाढ़ आई जिसमें तकरीबन 13 ज़िला डूब गए। तो क्या वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने रिलीफ टाइमली पहुँचाया? मुझे तो बहुत ज़्यादा सद्भावना है पंजाब के लोगों के साथ में जी। लेकिन अगर आप एक्चुअल्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कम्प्लीटली फेलियर रही वहाँ पे जी। पहुँचाने के लिए कोई भी सेवा। वहाँ के जो NGOs है, पूरे देश के जो NGOs है, जिस तरीके ने उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर मूलभूत सेवाएं, दीवार बना रिकंस्ट्रक्ट करने का काम जिससे पानी गांव में अंदर ना घुसे, जो लोगों के घर बह गए उनको बेसिक सप्लाईज प्रोवाइड करना, बिजली प्रोवाइड करना, उनको खाना, अनाज, बेसिक नेसेसिटीज़, गैस प्रोवाइड करने का काम हो, गर्म चीज़ें, गर्म सामान, पीने का पानी प्रोवाइड करने का काम हो, वो वहाँ के NGOs ने किया। सरकार कम्प्लीटली फेल रही है, और भगवंत मान सरकार एक इट्स अ जोक, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, एंड उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो पंजाब की जो जनता है वो आने वाले 2027 के चुनाव में उनको इस चीज़ का रिजल्ट दे देगी। और हार्गुन भाई, अभी जिस तरह से हमने देखा कि लॉयर राकेश कुमार ने CJI पर एक अपने शूज़ फेंक कर हमला किया, तो इस तरह के मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं, और जो बाद में हमला करने के बाद खुद कह रहे हैं कि ये मुझसे परमात्मा ने करवाया, ये मैंने नहीं किया? ये वही RSS टाइप के और संघी टाइप के लोग होते हैं। इनके दिमाग में इतना कचरा भर दिया जाता है कि एक तरीके का परसेप्शन लोगों की तरफ फॉर्म कर लेते हैं, और ऐसे टाइप के लोगों को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखना चाहिए कि ये नफरती लोग हैं, और नफरती लोगों की एक ही मानसिकता होती है, नफरत फैलाना। उनकी कोई और मानसिकता नहीं होती। तो ये जितना RSS की विचारधारा ज़्यादा लोग देखेंगे तो ये नफरत की विचारधारा, और बहुत ही ख़राब किस तरीके से कास्ट सिस्टम से देश उभर कर हमारा बाहर आ रहा था, और किस तरीके से ये वापस ऊंच नीच की राजनीति में देश को वापस लेके जाना चाहते हो। और ऐसा व्यक्ति जो इतना लर्नेड है, CGI है देश का, उसके ऊपर आप जूता उछाल रहे हैं, तो वो आपकी नफरती मानसिकता है और कुछ नहीं है, और ऐसी मानसिकता को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो बहुत सही कहा आपने। और जो हमारे देश की यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए। तो वही गवर्नमेंट जब बीजेपी उनको टिकट देती है तो बिहार की मैथिली ठाकुर कहती हैं कि मैं अली नगर को आदर्श नगर बना दूंगी, नाम बदल दूंगी। तो ये इस परिवर्तन की बात कर रही हैं, इस डेवलपमेंट की बात कर रही हैं। जब छठ पूजा पर उनको अपने गांव में ही कहा गया कुछ इवेंट्स करने के लिए, तो उन्होंने 5 लाख की डिमांड की। गांव वाले 3 लाख देने के लिए रेडी थे, फिर भी 5 लाख की डिमांड की उन्होंने। ये मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि वो बिहार का परिवर्तन करेंगी। आपको लगता है? जस्ट बिकॉज शी इज़ अ यूथ
एंड शी इज टैलेंटेड इन सम प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन में वो ज़्यादा टैलेंटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिक्स के लिए एप्ट है। राइट आप जस्ट बिकॉज उनके एक्स नंबर ऑफ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है राइट इसलिए आप उन्हें टिकट दे दोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। आप उस यूथ को टिकट दो जो काम करना चाहता है, Right. लोगों में रह के जनता का काम करना चाहता है। राइट राइट ये तो कठपुतली टाइप टिकट दिया गया है क्योंकि उसके फॉलोअर्स है राइट। और उसको बोला जा रहा है ये सब बातें करने को, तो वो ये सब बातें कर रही है। लेकिन यूथ की अपनी भी एक मानसिकता होती है कि उसे क्या बात करनी चाहिए, 100% क्या बात नहीं करनी ऐसे चाहिए। तो 100 मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं, बीजेपी पहले उनको प्रॉपर वो तो ट्रेनिंग मैंने देती आपको है। पहले भी कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा हाँ, और बिकाऊ मीडिया के द्वारा आपके दिमाग में एक नैरेटिव डाला जा रहा है। राइट मैथिली ठाकुर एज अ इंडिविजुअल कैसी हैं वो हमें आज तक नहीं पता था, क्योंकि हमने तो आज तक उनका गायक वाला सिंगर Right. वाला साइड देखा Right, था, तो right. वो सबकी चहीती है। राइट लेकिन आज अगर वो बीजेपी में आकर और टिकट लेकर रोजगार देने की बात ना करते हुए, समस्या सॉल्व करने की बात करते हुए किस तरीके से फैक्ट्री और रोजगार बिहार के गाँव में लेकर आया जाए उसकी बात ना करते हुए आदर्श नगर को अली नगर बनाने से अगर सोल्यूशन वाली बात करती है तो 100% आप समझ जाओ किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है वो। तो वो तो शुरुआत ही नेगेटिविटी से कर रही है, तो उनका मेरे को तो लगता ही नहीं कि उनकी पॉलिटिक्स की कभी शुरुआत होने वाली है। वो 100% चुनाव हारेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद मुझे भी यही लगता है। और हमने देखा था पिछले इलेक्शन में कि जब इलेक्शन का टाइम आया तो अयोध्या का इनॉग्रेशन किया गया। एज इट इज़ अभी जो इलेक्शन का टाइम आया बिहार में तो नवी मुंबई के एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया गया। तो आपको लगता है जिस तरह से जनता ने अयोध्या में दिखाया बीजेपी सरकार को कि हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, क्या बिहार के लोग भी इस तरह से दिखाने वाले हैं? अरे अयोध्या का तो बहुत मूवमेंट कितने साल से चला आया है राइट इन्होंने। राइट राइट तो 90s से रथ यात्रा से लेकर आज इतना बड़ा नवी मुंबई एयरपोर्ट, तो चलो फिर भी एक छोटा इशू मैं मानता हूँ उसके सामने, लेकिन ये दो इश्यूज को कंपेयर करना इज नॉट। अयोध्या के अंदर जो इन्होंने किया और इनमें बाद में पता चल गया कि जो जनता है वो ये जो धर्म की राजनीति है इसमें बिकने वाली नहीं है, इसमें सुन के आ जाने वाली नहीं है। अयोध्या में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी हार गए। नवी मुंबई एयरपोर्ट की जो बात है, नवी मुंबई एयरपोर्ट जो अभी इन्होंने ओपनिंग किया, इनकी आदत है कि इलेक्शन के पहले ये अफरा तफरी में आके फीता काटते हैं। राइट राइट पूरी चीज़ का पूरी तरीके से वो डेवलप होके तैयार होके फंक्शनल नहीं होता, उसके पहले ही कर देते हैं। राइट राइट और अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट को ऑपरेशनल होने में, फ्लाइट्स उतरने चढ़ने में बहुत समय है अभी, और जनता को ये चीज़ मालूम है। अभी मेट्रो इन्होंने इनॉग्रेट कर दी, मेट्रो 3 लाइन, फिर भी वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो फीता काटने से इसका मतलब ये नहीं होता। और वो नवी मुंबई एयरपोर्ट की जो नींव है वो वैसे भी कांग्रेस सरकार के टाइम पे रखी गई थी। तो ये तो सिर्फ क्या करते हैं, या तो नाम चेंज करते हैं और क्रेडिट ले लेते हैं, या तो एयरपोर्ट जो जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी है उस पे आके उसका फीता काट के अपनी क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। राइट। तो हारून भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ताजमहल पर एक मूवी आई है, तो उसके नीचे भी मंदिर पाने की संभावना है। ये ऐसी मूवीज़ को अलाउ कैसे किया जाता है पब्लिक में लाने के लिए? 100% भाई, मैं बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो ये सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। और आप ये जो इशू है ये हमारी पॉलिटिक्स से बढ़कर बहुत ऊपर लेवल पे जाता है, क्योंकि जब भी एक तरीके की आइडियोलॉजी को एक सोसाइटी के अंदर समाज में फैलाना होता है, राइट तो आर्ट और कल्चर को यूज़ किया जाता है नेगेटिव तरीके से। ये बहुत सारे आप उदाहरण इसके आप हिस्ट्री में देख सकते हो। बहुत राजाओं ने भी ऐसा किया अपने टाइम में, और बहुत अलग अलग एम्पायर्स हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऐसा पूरे वर्ल्ड में किया हुआ है। तो जब भी आपको एक आइडियोलॉजी को लोगों के दिमाग में धसाना होता है, तो आप एक तरीके का आर्ट और कल्चर को एक्सप्लॉइट करते हो, क्योंकि वो एक मीडियम है जो इजीली कंज्यूम करती है जनता। राइट ठीक है, एक पॉलिटिशियन उनको कुछ बताएगा और एक एक्टर एक अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताएगा। तो ये सब पिक्चर्स को बैन करना चाहिए और ये नैरेटिव को बंद करना चाहिए। राइट और जनता को ताज पिक्चर देख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो अगर रिलीज हुई है तो टिकट का पैसा देके कचरा देखना है तो आप देख लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। देख के बाहर आके ये जरूर सवाल पूछना कि मेरा टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है। और अभी ये टैक्स पेयर का पैसा ये ताज की कंट्रोवर्सी को इरप्ट करने में लगाया जाएगा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में लगाया जाएगा। राइट देख लो आप, लेकिन आके सवाल कुछ और पूछना।
मैं चाहूँगा कि SIR पर थोड़ा डिटेल में आप बात करें। एक बोगस स्कीम है जो पहले तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉसिबल ही नहीं है उसको फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट करना। राइट। सिस्टमेटिक इंसेंटिव रिविजन बोलते हैं उसको ये लोग, लेकिन एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और एक वेंडेटा के तहत वो की जा रही है। किस तरीके से 65 लाख वोटर्स को उड़ा दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर हस्तक्षेप उठाए, राइट। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम बाउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राइट। तो SIR एक तरीके से इलेक्शन को मैनेज करने का अब नया तरीका है। CNRC नहीं चला पाए तो अभी SIR ले आया है और इलेक्शन को मैनेज करने का नया तरीका। फिर भी ऐसी हालात में भी ऑपोजिशन लड़ रही है और इतना सपोर्ट ऑपोजिशन को आज भी है। और इसमें भी अगर ऑपोजिशन बिहार में सरकार बना लेती है तो आप सोचिए कि अगर SIR ये लोग नहीं करते और असली वोटर्स को ये लोग नहीं निकाल देते तो सोचिए अंतर कितना ज़्यादा रहता है। राइट राइट राइट। और हार्गुन भाई, इसी नेशनल इश्यूज़ के जो क्वेश्चन है उस पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जो मैंने काफ़ी जो यूथ आए हैं यहाँ पर जिनसे हमने बातें की हैं उनसे पूछी है कि जैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे यूथ को बिना किसी ट्रायल के रखा गया है, 3, 4, 5 साल 6 साल तक का रखा गया है, तो इसके लिए आपने क्या एक्शन लिया या क्या आवाज़ उठाई है? उमर खालिद जी की जब भी बेल पटिशन होती है उस पर हम सबकी नज़र हमेशा बनी रहती है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक करेक्ट इशू पे आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ उठाने के लिए बिना किसी ज़्यादा सबूत के अंदर रखा गया है, बेल ग्रांट नहीं की जा रही है। और जो हज़ारों करोड़ों के लोन फ्रॉड करके लोग घूम रहे हैं उन्हें बेल पर छोड़ दिया जा रहा है। तो ये तो आपको सरकार का दोहरापन अपने आप बता देता। तो सरकार ऐसी आवाज़ों को बंद करके एक मैसेज देना चाहती है जनता को कि अगर आप बोलोगे तो बंद कर दिए जाओगे। लेकिन हमें डरना नहीं है। उमर खालिद जी से हमें इंस्पिरेशन लेनी है कि कितनी भी ऊपर जुल्म आपके ऊपर ढाए जाएं, आपको आपके एम और गोल से डाइवर्ट नहीं होना है। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शेर याद आता है कि किसी शायर का है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर सम्मान सबका है। 100%। और इस तरह से जो हमारे लोग हैं उनको समझना चाहिए, राजनीति के थ्रू हमको डिवाइड किया जाता है। अगला जो सेक्शन है हमारा वो 1 वर्ड और फ्रेज़ का है। मैं आपको 1 वर्ड दूंगा, आपको 1 फ्रेज़ रिवर्ट करना है। अभी जो इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुआ है BMC का और इतने करप्शंस हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? 100% जो भाजपा शिंदे की सरकार चल रही है, जो 2022 से चुनाव नहीं करा रही है, राइट, वो 100% इसकी जिम्मेदार है। जो एक आम नागरिक है मुंबई का, नवी मुंबई का, थाने का, आजू बाजू के इलाकों का, उन्हें वोटिंग में जाने से पहले कुछ सवाल हैं जो सरकार से पूछने चाहिए और राइट, अपने आप से पूछने चाहिए वोट करने से पहले। इतने सालों में 36,000 करोड़ का BMC का बजट है, वो कहाँ चला गया? हर साल यूटिलाइज किया जाता है। राइट, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर BMC पिछले 24-25 में 3,000 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ था, उसमें 2,000 करोड़ के ऊपर स्पेंड हो चुका है, वो कहीं दिखाई देता है? आप रोड कॉन्क्रीटाइजेशन के नाम पे 12,000 करोड़ का फंड पास हुआ, वो कहाँ गया? राइट, आप ऑफिस से निकलते हैं, मुंबई की बात करूंगा मैं, तो फिर वो अंधेरी हो, अंधेरी सबवे, गोखले ब्रिज हो, SV रोड हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, आप अगर सुबह के समय में सबर्ब्स से टाउन की तरफ जा रहे हो तो आपको समय लगना चाहिए 1.25 घंटा, आपको लगता है 2 घंटा। राइट, आप जब शाम को ऑफिस से छूट कर, जो मेहनती लोग हैं वो टाउन से अपने घरों की तरफ सबर्ब्स में जा रहे होते हैं तो उन्हें समय लगता है 2 घंटा। क्यों लगता है? क्यों इस चीज़ के ऊपर जनता सवाल नहीं पूछती है? आपको सवाल पूछना चाहिए। आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा रहा? जो ब्रिज 2 साल में बन के रेडी हो जाना चाहिए था, वो क्यों 10-10 साल से रेडी नहीं हो पा रहा? गोरेगांव में एक ब्रिज प्रपोज होके 7 साल हो गए, वो रेडी नहीं हो पा रहा। हर बरसात में मुंबई पानी में डूब जाती है, फिर अगले टाइम बरसात के पहले हमें पता चलता है कि इतने 1,000 करोड़ का फंड पास हो गया वो करने में, तो वो क्यों नहीं हो रहा? अगर आप स्लम को बिलोंग करते हैं तो आप ये सवाल पूछना चाहिए कि क्यों बिल्डर और सरकार और BMC मिलकर SRA में घपला कर रही है? क्यों षड्यंत्र के द्वारा किसी 1 या 2 बिल्डर्स को साइड करके उन्हें सारे प्लॉट्स दिए जा रहे हैं? आपको क्यों
सैनिटाइजेशन, आज भी कचरा दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हो गया, राइट बीएमसी के हज़ारों करोड़ों रुपए के स्वच्छता के बजट्स है। क्या आपकी बिल्डिंग के बाहर कचरा साफ हुआ? क्या आपकी लोकेलिटी के बाहर कचरा साफ हुआ? कॉलोनी के बाहर कचरा साफ हुआ? गली में कचरा साफ हुआ? ये सब चीज़ों पे आपको सवाल पूछना चाहिए। और 100% ये चीज़ों के बारे में आजकल बहुत इजी साधन है। आप बिल्कुल गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी, किधर भी जाके सवाल पूछ सकते हो। बिल्कुल आपको बिल्कुल कितना पैसा सरकार ने क्या चीज़ के ऊपर कौन से एरिया में खर्चा किया है, ये आपको पता चल जाएगा। और ये सब सवालों को लेकर जनता को वोट करने जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, रोड की बात की, तो मुझे याद आया अभी जस्ट मैंने कल ही नितिन गडकरी जी का वीडियो देखा है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद फ़ौरन ही ख़राब हो जा रहा है तो लोग मुझे गाली देते हैं, तो मैं ये करूँगा कि एक QR कोड लगाऊंगा रोड मतलब वहाँ पर, और वहाँ पे ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा डीलर था, किसने बनाया है, कौन तो कौन इतने साल शामिल से है। क्यों नहीं किया फिर? तो इतने साल से करने की बात तो अलग है हारून भाई, बात ये है कि आप इतना खराब रोड बनाए क्यों रहे हैं कि वो खराब हो जाए। नहीं वो नहीं, कुछ बात क्वेश्चन वही है राइट राइट कि इतने सालों से क्यों नहीं लगाया। इतने सालों मतलब से क्यों तुम्हें लगाया? पता था ना कि गड़बड़ है। मतलब तुम्हें पता था कि करप्शन करके पैसा अंदर घुस खा के कच्चा रोड का काम हो रहा है, बड़े बड़े हजारों करोड़ के रुपए प्रोजेक्ट पास होके, और जनता को पागल बनाया जा रहा है। पागल तो बनाया अभी जब सोशल मीडिया पे इस पे आ रहा है तो अभी आप बना रहे हो। और आपको ये बोलना चाहिए कि जो रोड खराब हो चुकी है, जिस रोड के वीडियोस आ रहे हैं, राइट वहां पे मैंने ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये एक्शन लिया है, राइट इसको ब्लैकलिस्ट किया है, राइट ये अधिकारी के ऊपर ये एक्शन लिया गया है। वो नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। हम ये बात उनका कर रहे हैं कि स्टेटमेंट है क्यूआर कि लगा मुझे देंगे। ही गाली क्यों दिया जाए। तुमको ही गाली पड़ेगा अगर तुमको तुम ही, मंत्री आप हो तो गाली अथॉरिटी आपके दिया। हाथ में, एक तो आपको जमाना था जब आप एक जमाना हुआ करता था इस देश की पॉलिटिक्स में, अगर एक रेलवे का हादसा हो जाता था ना तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन दे देता था। रिजाइन दे देता था। राइट राइट तो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती है, और ये भाजपा वाले पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और बिल्कुल, नितिन बिल्कुल। गडकरी तो मोस्ट करप्ट इंसान है। राइट उसका एक सोशल मीडिया का नैरेटिव उसके द्वारा पैसा बहुत स्पेंड करके चलाया गया है कि रोडमैन ऑफ इंडिया ने ये ने वो, सब झूठ है। एक नैरेटिव बनाया गया उसके इर्द गिर्द, जो उसके बच्चों की कंपनियों को भी फायदा मिल रहा है। जो हाइड्रोजन कार्स का कॉन्सेप्ट है, और इथेनॉल का जो शुगर फैक्ट्रीज का जो इथेनॉल को यूज करके वो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां उसके बच्चों की है। तो वो एक मोस्ट करप्ट इंसान है ये बीजेपी गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका जो काम है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट की है, रोड की है, सेफ्टी की है, और आप बात कर रहे हैं एथेनॉल पर। आप अपने काम को छोड़कर किसी और के काम के अंदर झांक रहे हैं कि क्या होगा नहीं। प्योर करप्शन है। और 15-20 रुपए लीटर तो वैसे भी पेट्रोल होने से रहा, जनता सब देख रही है। तो मैं शेर आपको सुनाता हूँ, एक बहुत अच्छा शेर है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। वो शेर है कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये सब झूठी कहानी है सभी राजाओं रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं यही सुल्तान सबका है। तो हमने देखा कि कई सालों साल जो कांग्रेस ने राज किया सत्ते में, वो आज सत्ते के लिए तरस रही है। जो लोग कह रहे थे कि 400 पार हो जाएगा, वो 250 पार भी नहीं कर पाए। आप कह रही थी दिल्ली से कि इस जन्म में उन्हें कोई हरा नहीं सकता, तो आज वहाँ पर बीजेपी की सरकार बैठी हुई है। तो ये वक्त है हारून भाई, सबको अपना अपना जो है दिखा देता है। तो आइए मैं आपसे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। एक वर्ड मैं आपको दूंगा, आपको एक फ्रेज लौटाना है। पहला है पंजाब। अभी हाल ही में फ्लड हुआ है तो चढ़दी कला एक हमारे में बोला जाता है। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, उसमें हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहिए आप, और अच्छे पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचिए। एक कलामिटी आ गई, आपके घर में पानी घुस आया, तो हमें उस चीज़ के बारे में क्रिब नहीं करते रहना कि ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ो और लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से जियो। और इसलिए कहते हैं कि पंजाबी जो होते हैं वो हमेशा चढ़दी कला में रहते हैं। तो दुख तकलीफों तो आती रहेंगी, लेकिन आपको लड़ते रहना है। राइट। राहुल गांधी मेरे इंस्पिरेशन है, उनकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ, और मरते दम तक उनकी आइडियोलॉजी को आखिरी आदमी तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। फार्मर्स, हमारा बहुत कर्जा है फार्मर्स के ऊपर। एज अ नागरिक और एज अ गवर्नमेंट हमें फार्मर्स के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं हम, और हमें बहुत लड़ाई फार्मर्स के लिए लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही हैं जो असली इस देश को एक रखने में और देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम
बहुत कुछ तबके के जो फार्मर्स हैं वो प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन 80-90% अब भी उसी पीड़ा से जूझते हैं। और उनकी जो लड़ाइयाँ हैं, उनकी जो फाइट्स हैं, जो नेचर से लड़ाई है, जो ये सब चीज़ें उनके साथ होती है, उसके ऊपर हमारा बहुत कर्जदार है हम आज शहरों में पता नहीं रहकर। आपने कल के न्यूज़ में देखा है कि नहीं देखा होगा, मैंने देखा कि अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है, बगैर मौसम बारिश हो रही है, तो महाराष्ट्र में किसी किसान के खाते में 21 रुपए आए हैं, किसी के 15 रुपए आए हैं, किसी के 9 रुपए आए हैं, 8 सोचो ना आप, कितनी शर्मसार बात है ये कि हम एक छोटा किसान भी हो, छोटी ज़मीन हो उसकी शायद, और वो उसके अंदर खेती बाड़ी कर रहा है और XYZ करने की कोशिश कर रहा है, उसमें ऐसा कुछ, तो मुझे तो बहुत शर्मसार है। इंडियन मीडिया, बिकाऊ, नरेंद्र मोदी, झूठा। 1 person in politics you admire, locally or nationally? both. Nationally I've already told you, it is Rahul ji because of his ideology. Locally अभी BMC elections नज़दीक है, तो एक व्यक्ति है रईस शेख, 3 बार के कॉरपोरेटर हैं और अभी 2 बार के MLA हो चुके हैं। उनका जो टाइप ऑफ फंक्शनिंग है, एक प्रॉब्लम को पूरी तरीके से समझना और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी समझना। एक होता है कि आप प्रॉब्लम की जनता की प्रॉब्लम को समझ लो और बिना किस तरीके से उसको सॉल्व करना है उसके ऊपर लड़ते रहो, लेकिन उनका जो डबल साइडेड तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का, जनता से पहले उनकी समस्या को समझना और फिर टेक्निकल तरीके से किस तरीके से अथॉरिटीज से वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और उसकी डीप तक जाना कि आगे जाके वो लोगों को वो प्रॉब्लम ना आए। बहुत पहनी नज़र है उस आदमी की। तो समाजवादी पार्टी से आते हैं और मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ उनसे। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे याद आता है कि जब वो पहली बार कॉर्पोरेटर बने थे गोवंडी से, मैं उनके गोवंडी एडो फेस्ट हुआ था वहाँ पर, एजुकेशन फेस्ट, तो मैं उसके एक मीटिंग में था। मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे, 9th में था। एक मीटिंग में था, जस्ट मैं किसी काम के लिए उनकी गया था, तो वो मीटिंग अरेंज हो गई थी उस टाइम। तो उनको लेटर्स लिखते थे सारे गोवंडी के स्कूल को, तो उन्होंने कहा कि लेटर इंग्लिश में मैं लिख दूंगा, उर्दू में मेरे साथ कोई बैठ के लिखो उसको, ठीक है। मैं सोचा कि यार ये बंदा कॉर्पोरेटर है, ये चाहता ना तो दूसरों को काम दे सकता था कि लेटर लिख दो और भेज दो, लेकिन वो कह रहा है कि वो मैं खुद लिखूंगा। तो मुझे उस टाइम समझ आया कि ये कितना एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल बंदा है। तो आपने बहुत सही कहा। वन ड्रीम यू आर स्टिल चेजिंग। One dream I'm still chasing. Still chasing. Dreams will never get over, and it is a constant. But one particular dream I'm still chasing, obviously to get into a position of power where I can actually do some kind of positive change for people. तो अगर near future की बात करें तो obviously I want to contest the corporation elections, become the corporator, मेरे एरिया में corporator बनना, and किस तरीके से पॉजिटिवली मैं 5 साल उनको प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। दैट इज़ वन ड्रीम आई एम चेजिंग, कि लोग मुझे आजमा कर देखें एक बार। हम बातें तो करते हैं लेकिन कोई आजमा कर तो देखे एक बार हमें। दैट इज़ वन ड्रीम दैट आई एम चेजिंग। क्या बात है। एजुकेशन, बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी ने हमें पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, लेकिन पब्लिक एजुकेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द बेस आपके देश के फ्यूचर का। पॉलिटिक्स करंटली वेरी बैड, इसको सुधारने की ज़रूरत है। आपका अगला जो सेगमेंट है वो दिस और दैट का है, एक ही चूज़ करना है। फर्स्ट है इंस्टाग्राम या ट्विटर? इंस्टाग्राम। कॉफ़ी और कटिंग चाय? कॉफ़ी। पॉलिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप? पॉलिटिक्स। मुंबई रेन्स और दिल्ली विंटर्स? वेरी डिफिकल्ट बट मुंबई रेन्स। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? वेरी डिफिकल्ट बट राहुल गांधी। फील्ड वर्क और ऑफिस मीटिंग्स? फील्ड वर्क। चेंज थ्रू प्रोटेस्ट और चेंज थ्रू पॉलिसी? प्रोटेस्ट से आप इशू उठाते हैं और पॉलिसी से वो इशू को चेंज करते हैं, तो ये सवाल थोड़ा। गुड कनेक्शन। नेशनल पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स? एट प्रेजेंट कंप्लीटली लोकल पॉलिटिक्स। बुक और पॉडकास्ट? बुक, अगर कुछ टॉपिक्स है जो जिनके बारे में अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो बुक आई थिंक 100% इज द प्राइम। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो इस धरती से गायब नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट जो लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे उनके लिए पॉडकास्ट थोड़ा ठीक है।
जो बहुत पढ़ ही बहुत नहीं रहे बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, मोदी एज अ पॉलिटिशियन और मोदी एज एन एक्टर स्ट्रॉन्गर। मोदी एज एन एक्टर ही स्ट्रांग है, और क्या है तो। पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स बकवास है। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ बट ठीक है, कुछ राइट। फर्क नहीं पड़ता। हमारे कुछ क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं। अभी आप बता रहे थे, मैं आपसे वही सवाल पूछने वाला था कि आपका अगले 1-2 साल में क्या प्लान है फ्यूचर को लेकर। देखिए, निरंतर मैंने स्टार्ट से कहा और बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करेंगी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बोलूँगा कि मुझे मेरे लोकेलिटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। मुझे मेरा जो वार्ड है, मेरा जो विधानसभा है अंधेरी, वहाँ पे मेरा बहुत फोकस है। राइट राइट। और मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ हमारे शहर मुंबई के अंदर, कि अगर इस तरीके से काम किया जाए और इस ऑनेस्टी से काम किया जाए तो असली में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। और आपको खुद के अंदर विश्वास नहीं होना तो शायद आप वो चीज़ करने में अनसक्सेसफुल रहोगे। तो मुझे बहुत विश्वास है कि अगर मैं कोई चीज़ को सही तरीके से करूँगा और अच्छी नीयत से करूँगा तो मैं 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगा। तो Right. मेरे यहाँ के जो भी स्लम्स के प्रॉब्लम है, हॉकर्स के प्रॉब्लम है, गरीबों पिछड़ों के प्रॉब्लम्स है, मेडिकल हेल्थ के प्रॉब्लम, सैनिटाइजेशन के प्रॉब्लम, एजुकेशन के प्रॉब्लम, राइट। जो गरीबों के प्रॉब्लम्स है, सबसे पहला मेरा मोटो है कि वो सॉल्व करना। और उसके बाद फिर जो बड़े एरियाज़ है मेरे यहाँ पे वो सॉल्व करना, और एक एग्जाम्पल सेट करना कि ये चीज़ इस तरीके से की जाए तो पूरे शहर में बदलाव लाया जा सकता क्या है। बात है। और इंडियन यूथ के लिए आपका कोई एक मैसेज। इंडियन यूथ के लिए मैसेज, मैं कोई पॉलिटिशियन या एक्टर या कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन यूथ शुड टॉक मोर। पॉलिटिक्स कोई करता नहीं है, पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। अगर आप पॉलिटिक्स से कतराओगे तो आप आपके हकों से दूर जा रहे हो, बिल्कुल आपके जो बेसिक राइट्स है उससे दूर जा रहे हो। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स को डेली चीज़ों का हिस्सा बनाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करिए, आप बात रखिए, डिस्कस करिए, जो आपको सही लगता है वो बोलना चालू करिए और दूसरों के व्यूज़ लेना चालू करिए। बिल्कुल। इससे एक माहौल ऐसा बनेगा कि आप कुछ चीज़ के की असलियत जान सकते हो। और सिर्फ सरकारों की या पार्टीज़ की बात नहीं है, कोई भी स्टोरी का या कोई भी इशू का, इंसिडेंट का असलियत जानने के लिए उसको दूसरे तरफ से भी देखना इंडियन यूथ को ज़रूरी है। क्योंकि इंडियन यूथ जो है हमारा आजकल बहुत वन साइडेड चल रहा है। बिल्कुल। जो उन्हें दिखा दिया जाता है वो उसको सच मान लेते हैं। तो हम्म। कोई भी फैक्ट हो, शायद वो चाहे वो मूवी हो, कोई गवर्नमेंट बोल रही हो, कांग्रेस बोल रही हो या बीजेपी बोल रही हो, कोई भी बोल रही हो, उसका दूसरा एस्पेक्ट को ज़रा देखने की कोशिश करिए तो आपको पता चलेगा कि क्या असलियत है। नहीं तो यू विल बी अ फूल ऑल योर लाइफ। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और हार्गुन भाई, आपने हमें वक्त दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि हम बदलाव एपिसोड में ऐसे ही यूथ को ला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि जो सोशल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, जो चेंजेस पर बात कर रहे हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, पॉवर्टी को दूर करना चाहते हैं, एजुकेशन पर बात करते हैं। तो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जनता को दे रहे हैं आप। आपकी जो थॉट्स हैं जनता को पता चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप हमारी आवाज़ पर लबैक कहेंगे। आपका भी बेहद शुक्रिया। हम आपके पास इस तरह के यूथ को लेकर आते हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल इश्यूज़ है, लोकल इश्यूज़ है, उस पर बात करते हैं। तो आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमें भेज सकते हैं। हम अपने आने वाले गेस्ट से पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हसन स्टूडियो के बेल आइकन को दबा लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।